मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। हम एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया का अध्ययन कर रहे हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति में कृषि पर अध्ययन करेंगे और उसी के बाद इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम उद्योग और धंधे लेंगे मध्यकालीन सल्तनत काल के अंतर्गत। सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति में कृषि। सल्तनत युग के शासक आंतरिक व बाहरी युद्धों में अधिक व्यस्त रहते थे, अतः उन्हें आर्थिक जीवन को सुव्यवस्थित करने का या उसकी नीति बनाने का ज़्यादा मौका नहीं मिला था, किंतु फिर भी उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया था, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने कई ऐसे दृढ़ अथवा स्थायी आर्थिक नीति नहीं अपनाई थी जिससे कि कृषि, उद्योग धंधे, वाणिज्य व्यवस्था आदि क्षेत्रों में प्रगति होती और देश की जनता संपन्न व समृद्ध होती। सुल्तानों ने यथासंभव धन का दुरुपयोग ही किया था। उपयुक्त कमियों के बावजूद भी भारत की आर्थिक समृद्धि व संपन्नता बनी रही थी। ये बड़े आश्चर्य की बात है। कृषि, उद्योग, वाणिज्य में कुछ विकास हुआ था, वो बहुत छोटे स्तर पर था। इस प्रकार देश की आंतरिक संपन्नता बनी रही। आर्थिक क्षेत्र में हिंदुओं का प्रधानता थी। सल्तनत काल में भी पहले की तरह कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों पर हिंदुओं का ही प्रभुत्व रहा था, किंतु धन विभाजन की विषमता से अधिकांश जनता की दशा अच्छी नहीं रही थी। दिन रात परिश्रम करके भी उन्हें भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता था। अकाल आदि में हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे और सुल्तान इसके उपरांत भी धन को बुरी तरह से व्यय कर रहे थे, बिना सोचे समझे। कृषि। भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहा, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही कृषि करना था। जमीन बहुत उर्वरा थी। कृषि उत्पादकों का देश माना जाता था। इब्ने बतूता ने भारत के उत्तरी प्रांतों में अपरिमित प्राकृतिक संपदा के होने की बात को स्वयं स्वीकार किया था। जमीन इतनी उपजाऊ थी कि उसमें प्रति वर्ष 2 या 2 से अधिक फसलें उपजाई जाती थी। एक मौसम में कई बार 7 प्रकार की फसलें पैदा की जाती थी। उसमें भी सिरसा में अति उत्तम प्रकार के चावल, कन्नौज से चीनी, गेहूं और मालवा से उन्नत किस्म के गेहूं, ग्वालियर से काफ़ी मात्रा में उपजाए जाने का उल्लेख हमको मिलता है। कड़ा और इलाहाबाद के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में चावल, ईख, गेहूं की उपज पैदावार होती थी। साथ ही दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर इन्हें भेजा भी जाता था। हिसार और फिरोज़ाबाद में बड़ी मात्रा में ईख तथा गेहूं की पैदावार होती थी। दिल्ली, चित्तौड़, जोधपुर, ग्वालियर, धौलपुर आदि फलों के अनेक बागीचे थे इन क्षेत्रों में। इसके अलावा विदेशी यात्रियों ने बंगाल तथा गुजरात की संपन्नता का विशेष उल्लेख किया है। बंगाल में तो कपास, ईख, अदरक, मिर्च, फल आदि काफ़ी मात्रा में उपजाए जाते थे। इसके अलावा 15वीं सदी में रूसी यात्री निक्ता ने यह माना है कि सल्तनत काल में भोज्य पदार्थों की प्रचुरता थी और वो सस्ते दामों में देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ करता था। अनेक यात्रियों द्वारा दक्षिण भारत की संपन्न दशा पर विशेष रूप से विजयनगर की तो प्रशंसा ही की गई है। कहा गया है कि विजयनगर के अलावा बहमनी राज्य भी सुव्यवस्थित कृषक, ग्राम, फल फूल से युक्त बगीचों, पान उपजाने वाला, कैरियों की देखरेख करने वाला प्रदेश था। मालाबार में विभिन्न प्रकार के मसालों के लिए प्रसिद्ध था। इब्ने बतूता ने इसे मिर्च उपजाने वाला क्षेत्र भी कहा है। इसके अलावा वहाँ नारियल, सुपारी आदि प्रचुर मात्रा में उपजाए जाते थे। विजयनगर की समृद्धि अपने आप में बहुत वैभवपूर्ण थी। वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और वहाँ पर सफल कृषि की जाती थी। विजयनगर में फलदायी वृक्षों से भरा पड़ा था। संपूर्ण भारत में कृषि के साथ
बड़े स्तर पर पशुपालन भी किया जाता था। लोग गाय, बकरी, भेड़, सुअर, मुर्गी, घोड़े, गधे आदि जानवरों को घर में पाला करते थे। कृषि जनित कार्य मुख्यतः हिंदुओं के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। अधिकांश सुल्तानों ने कृषि को समुन्नत बनाने का विशेष प्रयास नहीं किया था। अलाउद्दीन ने तो भूमि कर के रूप में 50% वसूलना आरंभ कर दिया था। इसके अलावा पशु कर, चारा कर, जजिया कर, अनेक प्रकार के कर जनता पर, प्रजा पर उसने लाद दिए थे। इससे उसकी स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। कृषि को इस काल में अनेक दैवीय प्रकोपों से भी गुजरना पड़ा था, इसलिए प्रजा की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। यद्यपि कभी कभी सुल्तानों द्वारा उन्हें कुछ अनुदान या सहायता दी जाती थी, किंतु दीर्घकालीन सुधार योजनाओं का अभाव से उनकी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलता था। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस दिशा में फिरोज़ के कार्यों की अवश्य सराहना की जा सकती है कि उसने सिंचाई की व्यवस्था करके तथा करों में कटौती करके कृषि को निश्चित रूप से समुन्नत बनाने का प्रयास किया था। इससे कृषकों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ था, पर सामान्य रूप से इस काल के सुल्तानों ने गांवों और कृषि सुधारों की उपेक्षा ही की थी। अतः ग्रामों और कृषकों की आर्थिक उन्नति शायद संभव नहीं थी। फिर भी देश में अन्न की बहुल्यता थी और कृषक सामान्य तौर पर संतुष्ट ही हमको दिखता है। वस्तुतः कृषि एवं ग्राम उद्योगों के चलते उन दिनों भारतीय गांव स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हो रहे थे। वस्तुओं का मूल्य उस समय क्या रहा होगा? कृषि जनित या अन्य जो वस्तुएं हैं, खाद्यान्नों की प्रचुरता के कारण सामान्यतः वस्तुओं का मूल्य सल्तनत काल में थोड़ा सस्ता ही था। अलाउद्दीन के शासनकाल में मूल्य नियंत्रण और बाजार के कठोर नियमों के कारण खाद्यान्नों के भाव सस्ते हो गए थे। इब्ने बतूता के अनुसार बंगाल में खाद्यान्न सबसे अधिक सस्ता था। फिरोज शाह और इब्राहिम लोदी के शासनकाल में वस्तुओं के मूल्य अपेक्षाकृत पहले से कुछ कम थे। दक्षिण भारत की वस्तुएं भी सस्ती दरों पर प्राप्त की जा सकती थी। विजयनगर तथा बहमनी राज्य के विषय में इस संदर्भ में विदेशी पर्यटकों ने बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने यहाँ तक उल्लेख किया है कि मूल्य सदा एक समान नहीं रहते थे। असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कि अकाल या दुर्भिक्ष के समय, मूल्य कम ज़्यादा हो जाया करते थे। जलालुद्दीन खलजी के राज्य में अकाल पड़ने समय जो अनाज का मूल्य था 1 जीतल प्रति सेर, और मोहम्मद तुगलक के समय भीषण अकाल पड़ने पर अनाज का मूल्य 16 से 17 जीतल प्रति सेर हो गया था। फिरोज ने सिंध पर आक्रमण करने के कारण अनाज का मूल्य 2-3 टका प्रति मन बढ़ा दिया था। इसके अतिरिक्त कपड़ों में, जो कि दिल्ली का मूल्य था, वो 14 टके था। अलीगढ़ में कपड़े का मूल्य 6 टके था और श्रेष्ठ कपड़े का मूल्य 2 टके प्रति गज पर आया करता था। इसी प्रकार यदि हम देखेंगे तो उस समय सल्तनत काल में ऊनी वस्त्र साधारणतः 6 जीतल में और उत्तम किस्म के 36 जीतल में ऊनी वस्त्र आ जाया करते थे। अलाउद्दीन के समय में एक चादर 10 जीतल में और एक रजाई 2 टके में, 20 गज के एक टुकड़े का दाम 1 टका होता था। मोटे कपड़े के 40 गज का एक टुकड़ा 1 टके में मिल जाया करता था। श्रेष्ठ किस्म के घोड़े 100 से 120 टके के आसपास मिलते थे, जबकि मध्यम श्रेणी के घोड़े 80 से 90 टके के आसपास मिल जाया करते थे। साधारणतः यदि घोड़े लेने हो तो 65 से 70 टके में उस समय आ जाया करते थे। एक अच्छा मालवाहक पशु का दाम 4 से 5 टका हुआ करता था। तुगलकों के शासनकाल में इस भाव को बढ़ाकर 40 टका तक कर दिया गया था। भैंस का मूल्य लगभग 10 से 12 टका हुआ करता था और ये माना जाता है कि जो दासों की कीमत थी, जो घर में काम करते थे, उनकी कीमत 20 से 30 टका के आसपास हुआ करती थी, जो समय अनुसार कम व ज़्यादा हुआ करती थी। डॉक्टर के.एम. अशरफ का मानना है कि एक परिवार में जिसमें कि एक पुरुष रहता है, एक स्त्री रहती है
एक दास रहता है, 1 या 2 बच्चे रहते हैं। उनका निर्वाहन प्रति माह 5% में आसानी से हो जाया करता था। अतः ये कहना उचित नहीं जान पड़ता कि कृषकों की दशा शोचनीय थी। वैसे देखा जाए तो उस युग में मजदूरों को कम वेतन मिलता था, फिर भी वे अमीरों की अपेक्षा कृषक तथा मजदूरों की स्थिति अत्यंत ही शोचनीय हमें प्रतीत होती है। इसी के साथ कृषि पर जो हमारा ये आज अध्ययन था ये कंप्लीट होता है। इसके दूसरे भाग में हम सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति में हम ले रहे हैं प्रमुख उद्योग धंधे।